हेलो एंड वेलकम टू JEE नीट अकेडमी वंस अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लिया था, एक्सरसाइज आपका 3.2 का। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से 22 तक देखेंगे। ये चारों जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को आप लोग ये चारों क्वेश्चन हैं, इन चारों क्वेश्चन में आप लोगों को अपने बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है और इसमें लैंग्वेज भी लिखी है, तो आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इतना टफ़ नहीं है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है ये थोड़ा टफ़ है, तो इसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग जो ये चार क्वेश्चन हैं इनको काफ़ी केयरफुली देखेंगे। और मैं जब क्वेश्चन पहले तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होगा तो आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसे बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें आपका एक मैट्रिक्स दिया है। ये आपका 0 है, ये -10 α/2 है और ये आपका 10 α/2 है और ये आपका 0 है। ये आपका मैट्रिक्स A दिया हुआ है और आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहीं पे भी एक बात आप लोग समझ लीजिए कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बोला जाएगा, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहीं पे भी उसको लिख के नहीं दिया जाएगा। तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा याद रखना पड़ेगा और वो सिंपल सा है कि आपका जो डायगोनल एलिमेंट जो आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स है उसका आपका डायगोनल एलिमेंट 1 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो आपका 0 0 होगा। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे हैं कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में तो बोला गया है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहीं पे दिया नहीं गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, उसको कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वो आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। तो हमें बोला गया है कि देखिए आपको प्रूफ करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और प्लस A इज इक्वल टू आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है -A और A को मल्टीप्लाई किया गया है एक और मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स है आपका cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा और ये आपका cos अल्फ़ा। आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, इसलिए मैं इतना फास्ट नहीं पढ़ाऊँगा, आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगा क्योंकि क्वेश्चन आपको समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख लेंगे, आपको बहुत सारी बुक ऐसे PDF वगैरह मिल जाएगा जहाँ पे आपको सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, लेकिन उस सॉल्यूशन आप देख लेंगे उसके बाद उसी तरह के दूसरे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो अब हम लोग देखते हैं ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम जो A है पहले हम RHS को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा RHS क्या आ रहा है। या चलिए हम लोग पहले LHS को ही देख लेते हैं। आपका LHS को ही देख लेते हैं पहले। LHS क्या है आपका I + A। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि आप किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसका जो ऑर्डर है गिवन जो मैट्रिक्स होगा आपका उसका ऑर्डर के इक्वल होगा। यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप अगर ऐड कर रहे हैं तो उसका एडिशन का जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करना चाहिए। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप उसे कुछ भी मान सकते हैं, आपका उसे मल्टीप्लाई करना हो या फिर आपको ऐड करना हो।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स है। ये क्या है हमारा 2x2 मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हम लोग 2x2 ले लेते हैं। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ये आपका 0, ये आपका -10 अल्फ़ा यानी α/2, और ये आपका 10 α/2, और ये आपका 0। तो ये आपका आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब हम इनको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0 आपका 1, 0 -10 अल्फ़ा आपका -10 α/2, और ये आपका 0 + 10 α/2 यानी आपका ये 10 α/2, और आपका 1 + 0 आपका ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया LHS 1 + I का मैट्रिक्स। अब हम लोग आते हैं इस वाले मैट्रिक्स पे। तो ये हमारा LHS आ गया। अब हम लोग RHS को प्रूफ करते हैं। अब RHS में क्या है कि I - A, पहले हम लोग I - A निकालते हैं, उसके बाद इससे हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I - A क्या होगा आपका, ये 1 0 और ये 0 ये 1, ये आपका I हो गया। इसको माइनस कर देंगे। हमारा क्या था A आपका 0 है, ये आपका 10 α/2 था, और ये आपका क्या है 10 α/2, और ये आपका था 0। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, और ये sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग इसको निकालते हैं, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी 1 - 0 1 हो जाएगा, और ये आपका 0 -10 α/2, तो यानी ये -10 α/2 हो जाएगा। और इसी तरह से ये 0 -10 α/2, तो ये -10 α/2 हो जाएगा, और ये 1 - 0 ये आपका 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, cos अल्फ़ा ये आपका माइनस sin अल्फ़ा, और ये आपका sin अल्फ़ा, और ये आपका cos अल्फ़ा, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं ऊपर वाले को मिटाता हूँ। ये थोड़ा लंबा इक्वेशन आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसको। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल तो आप लोगों को पता ही है, क्या होता है कि इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, एक एलिमेंट आ गया मेरा, इसका फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, सेकंड एलिमेंट आ गया। उसी तरह फर्स्ट रो में सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड एलिमेंट आ गया, और सेकंड रो, सेकंड कॉलम, हमारा फोर्थ एलिमेंट आ गया। तो आइए हम लोग करते हैं इसको। फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका cos अल्फ़ा, और ये आपका माइनस हो जाएगा sin अल्फ़ा इंटू 10 α/2। यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना, माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि ये 10 माइनस में है और इसको साइन से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए मैंने साइन को आगे लिख दिया है। उसके बाद ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, हमारा फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो क्या है आपका, ये माइनस साइन अल्फ़ा, और ये आपका हो जाएगा माइनस cos अल्फ़ा इंटू 10 α/2, और फिर इसी तरह से अब फिर हो जाएगा आपका सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो आपका क्या है,
-10 α/2 इंटू आपका हो जाएगा क्या cos अल्फ़ा, और फिर 1 इंटू साइन अल्फ़ा, तो ये आपका प्लस साइन अल्फ़ा हो जाएगा। और फिर आपका सेकंड कॉलम, तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू आपका 10 α/2, और प्लस में आपका कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारा आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैट्रिक्स। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करूँगा, उसके बाद मैं इसे लिखता हूँ। सॉरी, यहाँ पे आपका माइनस नहीं आएगा, ये आपका माइनस नहीं आएगा, तो इसलिए आपका जो यहाँ पे है ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा आपका, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ α/2 है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी अगर इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे बेहतर उपाय है कि जो उसका एंगल है उसको हम लोग एक ही फॉर्म में ले आएँ। अगर α/2 है तो α/2 में ले आएँ, या फिर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा में ले आए, या 2α है तो 2α में ले आए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग α/2 के फॉर्म में ले आते हैं, इसलिए कि आपको कॉस का जो फार्मूला है वो थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू आपका 10 का फार्मूला से। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। हाफ एंगल के फॉर्म में लिखे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर α/2 हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा साइन अल्फ़ा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख रखा है,2 sin α/2 इंटू कॉस α/2, और ये आपका 10 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 10 α/2 को साइन α/2, और ये आपका कॉस α/2। और इसी तरह से यहाँ क्या लिख सकते हैं आप लोग, ये -2 sin α/2 इंटू कॉस α/2, और ये आपको कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस वाले कॉस को हम लोग कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। तो कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर α/2, और ये -1 इंटू ये आपका साइन α/2 अपॉन कॉस α/2। और इसी तरह से अगर इसको हम लोग करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन α/2 अपॉन कॉस α/2, और इनटू में आपका हो जाएगा, इसको हम लोग कॉस के फॉर्म में ले आते हैं, 2 cos स्क्वायर α/2 -1, और ये प्लस हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर α/2 इंटू कॉस α/2। और इसी तरह से आपका ये हो जाएगा, साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 sin α/2 कॉस α/2, और ये 10 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन α/2, और ये आपका कॉस α/2, और ये आपका हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर α/2। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। देखिए कितना बड़ा मैट्रिक्स आया आपके, लेकिन अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, बहुत सारा कट जाएगा, तो यहाँ पे ये cos α/2 कट जाएगा, और यहाँ पे ये cos α/2 कट जाएगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर से हमें एक बार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है,
और चूंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसको तो आप लोग को करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ भी सकता है। कुछ और यहाँ पे कट रहा है तो मैं उसको काट लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे आपका 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखिए 2 sin अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, तो ये 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे -2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो ये आपका कट गया। अब हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो चलिए इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको। ये आपका 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया, और इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका -2 sin अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये आपका प्लस, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा है और यहाँ पे आपका कॉस अल्फ़ा है, तो एक कॉस कट जाएगा, तो एक कॉस कट जाएगा, तो साइन, तो ये आपका 2 sin अल्फ़ा, तो ये आपका 2 sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 sin अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये माइनस हो जाएगा आपका -10 अल्फ़ा बाई 2, ये हो गया आपका। अब इसी तरह से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो एक कॉस कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि एक कॉस तो कट गया। अब माइनस हो जाएगा आपका, माइनस प्लस हो जाएगा आपका, प्लस ये आपका 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 क्यों है, ये तो -1 है और ये तो आपका -10 अल्फ़ा बाई 2 ही है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 10 अल्फ़ा बाई 2 हो गया, और ये आपका हो गया 2 sin अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये आपका 1 आ गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे -2 sin अल्फ़ा बाई 2 है इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे प्लस 2 sin अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 है, तो आपका ये कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये और आपका ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पे -10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको लिखता हूँ। वैसे तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि RHS इक्वल टू RHS आ गया है, तो मैं इसको मिटा के वहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा आपका 1 माइनस, यहाँ पे देखिए -10 अल्फ़ा बाई 2, और ये आपका हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये आपका हो जाएगा 1, तो ये आपका RHS है। तो ये आपका RHS, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। आप देख सकते हैं RHS इक्वल टू LHS, तो हमारा जो ये प्रूव करने के लिए बताया गया था, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि LHS इज इक्वल टू आपका RHS, ये आपका प्रूव हो गया। तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ ही सकता है। अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इसको आप लोग पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ है, तो इसको आप लोग थोड़ा पढ़ने के बाद समझने का कोशिश कीजिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए और पढ़ के समझिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर आप लोग वीडियो में आगे जाइएगा। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिकॉज़ अगर आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे, मैं मान लेता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे,
गलत सॉल्व करें या कुछ भी करेंगे, अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी आप सोचेंगे और चाहे आप गलत ही सॉल्व करें, उसके बाद जब आप मुझे देखेंगे सॉल्व करते हुए और फिर जब आप उसे जब मैं इसे सॉल्व करूँगा यहाँ पे, तो उस वीडियो को देखने के बाद, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक करेगा कि आपने क्या चीज़ इसमें गलती कर, आपसे क्या गलती हो रही थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आप गलत सॉल्व करें या सॉल्व ना कर पाएँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गलत भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो आपको वो पता चलेगा कि आपने यह क्या गलती कर रहा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो आप लोगों से इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फिर जब आप उस वीडियो को देखेंगे, इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगा, जब देखेंगे आप, तो आपको वो चीज़ें याद रहेगी काफ़ी लंबे समय तक, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। तो आप देखिए 19th क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूँ सबसे पहले। तो क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एक ट्रस्ट फंड। इस बात से, ये ट्रस्ट फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, ये मैन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास 30,000 रुपये हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उसके पास 30,000 रुपये हैं और वो 2 डिफरेंट टाइप के जो है आपके, जो जैसे आप लोगों को पता होगा म्यूचुअल फंड होता है और भी दूसरे टाइप के जो इंश्योरेंस होते हैं, उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो एक में उसको जो है मिल रहा है 5% इंटरेस्ट और दूसरे पे मिल रहा है उसको 7% इंटरेस्ट। अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग तो यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ये ऐसा है और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से आ गया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। तो इसमें दिया गया कि एक में आपका 5% इंटरेस्ट पे लगा रहा है और दूसरा जो है आपका दूसरा हिस्सा उसी पैसे का, यानी 30,000 का 2 कंपनी में वो पैसा लगा रहा है, 30,000 का ही पैसा है उसके पास। उसको उसमें बताया नहीं है कि कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसने बताया कि 30,000 रुपये हैं और उसको 2 आपका जो बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक बॉन्ड से उसको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे बॉन्ड से आपका 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो किस रेशियो में डिवाइड हो, तो उसको दो टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया है और ये कहा गया है कि उसको इंटरेस्ट उसको मिला है 1800 रुपये। तो आपको ये बताना है कि वो जो आपका 30,000 रुपये हैं वो आपका कितने रुपीज़ में 5% वाले में इन्वेस्ट किया था और कितने रुपये आपके 7% वाले में इन्वेस्ट किया था। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लैंग्वेज है, कुछ खास नहीं है, लेकिन आपका इसमें लैंग्वेज को आपको समझना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इसका लैंग्वेज देख के ही इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि ये तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो मैं आप लोगों को इसका लैंग्वेज आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या है। इसमें कहा गया कि एक ट्रस्ट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास 30,000 रुपये हैं और वो 2 बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट करना चाहता है। तो एक बॉन्ड से उसको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे बॉन्ड से उसको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है और उसको जो फाइनली 1 साल में इंटरेस्ट आता है दोनों को मिलाकर वो आपका 1800 रुपये दिया हुआ है। ये जो ए भी दिया हुआ है ये आपका 2 क्वेश्चन है, ये आपका 2 क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ये समझ सकते हैं कि जो ए है वो 5% का इंटरेस्ट है और जो बी है वो आपका 7% का इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका जो ए है, ये जो ए 1800 रुपये है वो दोनों से इंटरेस्ट आपका 1 साल में इतना है और बी जो 2,000 रुपये है का दूसरा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। तो सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए और आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा। ये आप 7th या फिर 6 से पढ़ते आ रहे होंगे। तो आपका क्या होता है, P इंटू R इंटू T
अपॉन 100, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ एक साल के लिए है, तो ये टी हमारा 1 हो जाएगा। अगर एक साल के लिए क्या आ गया तो टी हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया आपका ऐसा जो है ये पी इंटू आर इंटू आपका ये 100। तो इसी को हम लोग इसी तरह से मैट्रिक्स को फॉर्म करके हमको निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट्स आपका जो एक फर्स्ट 5% वाला है, 5% इंटरेस्ट वाला जो आपका है, उसमें आपने इन्वेस्ट किया x रुपीज़। तो 7% वाला में आपका कितना हो जाएगा, 7% वाला में कितना हो जाएगा आपका 30,000 माइनस x हो जाएगा। अब हमको इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है और उसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं हम क्या लिखें। आप पहला तो हम यहाँ पे रुपीज़ लिखें, पहला हम इसको एक फॉर्म में लिख लेते हैं और इसको एक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये पहला रुपीज़ है हमारा x रुपीज़ और ये दूसरा है आपका 30,000 माइनस x। ये हमारा एक मैट्रिक्स आ गया। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो है उसका मैट्रिक्स आ गया। अब हम जो इंटरेस्ट वाला है उस पे ले आते हैं। तो ये हमारा कितना है 5% यानी 5/100 और दूसरा है आपका 7/100, आपका ये 7/100 और इसमें आपका टोटल दिया हुआ है जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है इससे, ये आपका 1800 रुपये है। यानी ये प्रिंसिपल है, ये इसका इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, ये इसका इंटरेस्ट है और दोनों के इंटरेस्ट है, उससे आपको 1800 रुपये मिल रहा है। तो 1800 रुपये जो मिल रहा है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। अगर हम एक्स का वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग 5% में कितना इन्वेस्ट किए हैं और 7% में कितना इन्वेस्ट किए हैं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है हमारा x इंटू 5/100 और ये आपका प्लस 30,000, ये आपका माइनस x, ये आपका हो जाएगा 7/100 और ये आपका टोटल है आपका 1800 रुपीज़। अब यहाँ पे 100 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हम इन दोनों 100 को इस साइड ला के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, इसको मिटा के मैं वहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। तो इसको मैं यहाँ पे 2 0 बढ़ा दिया, इसका 100 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अब हमारा आ गया 5x प्लस 7×21 उसके बाद 4 0 और ये आपका माइनस 7x इजिकल टू 18 के बाद आपका 4 0। तो 5x माइनस 7x आपका माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 2x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा और इसको अगर इस साइड लेके आएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2x, ये आपका 21 के बाद 4 0, ये माइनस 18 के बाद 4 0। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 21 में अगर 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा और 3 के बाद आपका 4 0। तो इसको अब 2 हो जाएगा। तो ये आपका 15,000 यानी x का वैल्यू आपका 15,000 आ गया, यानी x आपका 15,000 आ गया। और x हमारा क्या था, x हमारा 5% का था। तो यानी 5% के लिए हमने 15,000 लगाया
तो 30,000 टोटल हैं। अगर 30,000 में से हम लोग 15,000 घटा देंगे तो हमारा फिर से 15,000 बच जाएगा। तो यानी x 5% में हमने 15,000 लगाया और 7% में भी 15,000 लगाया। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ था। तो जो अगला क्वेश्चन है 18 का ही सेकेंड पार्ट, वो आप लोग इसी तरह से कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे घर पे कर लेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है कि एक बुक शॉप है, उसमें किसी स्कूल के लिए का बुक है, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्कूल के बुक शॉप की एक बुक शॉप है। वहाँ पे जो आपका बुक है वो 10 डज़न मतलब डज़न आपको पता ही है 12 होता है। तो 10 डज़न आपका केमिस्ट्री का बुक है, 8 डज़न आपका फिजिक्स का बुक है और 10 डज़न आपका इकोनॉमिक्स का बुक है। और उसका जो सेलिंग प्राइस है उसका 80 रुपीज़ है केमिस्ट्री का, और 60 रुपीज़ है आपका फिजिक्स का, और आपका 40 रुपीज़ है आपका इकोनॉमिक्स का। तो ये 80, 60 और 40 जो है ये ईच बुक का आपका प्राइस है। ये आपका ईच बुक का प्राइस है। तो हमें बताना है कि अगर टोटल बुक अगर बिक जाए तो उसका टोटल अमाउंट क्या होगा। तो उसमें लिखा फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। यानी अलजेब्रा इन आपको मैट्रिक्स से आपको बताना है कि अगर ये सारी बुक बिक जाए तो वो कितने रुपए उससे कमाएगा, यानी कितने रुपए का ये सारा बुक होगा। तो आई होप कि आप जैसे कि नंबर 20 क्वेश्चन आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पर्टिकुलर बुक शॉप है, वहाँ पे 10 डज़न केमिस्ट्री है, 8 डज़न आपका फिजिक्स है और 10 डज़न आपका इकोनॉमिक्स का बुक है। और उसका जो सेलिंग प्राइस है 80, 60 और 40 ईच बुक का है। यानी एक केमिस्ट्री बुक का आपका 80 रुपीज़ है, एक फिजिक्स बुक का आपका 60 रुपये है और एक जो इकोनॉमिक्स है उसका आपका 40 रुपये है। तो आपका टोटल अमाउंट निकालना है आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज़ करके। तो हम लोग पहले इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बुक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। ये आपका कितना है 10 डज़न आपका एक केमिस्ट्री है, 8 डज़न आपका फिजिक्स है और आपका 10 डज़न फिर से इकोनॉमिक्स है। और कहा गया कि डज़न, तो डज़न का मतलब आपका 12 होता है। तो 12 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसमें हमें बताया गया है कि ईच बुक का जो प्राइस है, तो ईच बुक का प्राइस जो है आपका वो आपका 80 रुपीज़ है, आपका 60 रुपीज़ है और आपका 40 रुपीज़। तो ये जो केमिस्ट्री बुक का है उसका 80 रुपीज़, आपका जो ये फिजिक्स है उसका 60 रुपीज़ और जो आपका ये इकोनॉमिक्स है उसका 40 रुपीज़ है। तो अगर ये मेरा होल बुक है, हो गया नंबर ऑफ़ बुक जितने हैं, और ये आपका उसका प्राइस है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा नंबर ऑफ़ जो कितने रुपीज़ टोटल आया, ऐसे ही तो हम लोग करेंगे। क्योंकि अब हम लोग अगर इसको मैट्रिक्स से सॉल्व ना करें, ऐसे सिंपली अगर हम लोग अलजेब्रा से सॉल्व करें तो अलजेब्रा में क्या होगा, आपका 12 है, 12 बुक है आपका, मतलब 1 डज़न है यानी 12। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 गुना 80 अब प्लस 8 गुना 60 अब प्लस आपका 10 इंटू 40। तो इसी तरह से हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा ये आएगा। तो लेकिन इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं कि पहले जो टोटल क्वांटिटी है उसको लिख लिया इधर, और उसका जो मल्टीप्लाई में है उसको हम लोग यहाँ पे उसके मल्टीप्लाई में लिख लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 12 को हम बाहर ही रहने देते हैं, इसको हम लोग और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आपका आ जाएगा 10 इंटू
80 और प्लस 8 इंटू 60 और ये 10 इंटू आपका 40। इसमें बस आपको मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये सिर्फ आपको समझना था। ये समझ गए तो क्वेश्चन इजी है। अब ये मैट्रिक्स है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 12 है, ये आपका 800 हो गया, ये आपका 4800 हो गया, नहीं ये आपका 480 हो गया और ये आपका 400 हो गया। अब इनको ऐड करते हैं, इससे उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 और यानी 1680 इंटू आपका 12। अब ये जो आपका मल्टीप्लाई है तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे कि इसको बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे कि इसको मल्टीप्लाई करने में भी 1 मिनट लगाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप लोग बहुत इजीली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर अच्छे से आप लोग बहुत तेज़ी से कर पाएंगे तो आप लोग बहुत सारा टाइम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बचा सकते हैं, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप टाइम बचा सकते हैं। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करते हैं, इसको ये 12 है, अगर ये 12 को हम लोग 10 + 2 कर दें तो 12 आ जाएगा। और अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा 10 + 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका और ये आपका हो जाएगा 4 दूना 16 और 6 दूना 12 1 13, ये आपका 3, ये आपका ये 2। अब इसको आप इजीली आप इनको ऐड कर सकते हैं। ये 0, ये आपका 6 और ये आपका 1, तो ये आपका ये आ जाएगा 20,160 रुपये। तो आप इसे सिंपल इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जेईई में तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मैट्रिक्स से और कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही पूछा जाता है। तो आप लोग इसको एक बार देखिए और इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं तो आपको बता ही दूँगा। तो इसमें आपको क्या कहा गया है कि जो आपका मैट्रिक्स है x, y, z, w एंड p, ये सारे आपका मैट्रिक्स हैं। और इन सारे मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर है, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, और जो आपका y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, और z का ऑर्डर जो आपका है 2 क्रॉस p, और w का ऑर्डर है आपका n क्रॉस 3, और आपका जो p का जो ऑर्डर है आपका वो p क्रॉस k। तो आपको बताया गया है कि n k और p में क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए ताकि जो आपका जो मैट्रिक्स है py + wy आपका फॉर्म हो। तो ऑर्डर तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है py और आपका wy। तो p का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले हम लोग p का ऑर्डर देखते हैं। p का ऑर्डर क्या है आपका p क्रॉस k, और आपका y का ऑर्डर क्या है, आपका y का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस k, 3 क्रॉस k। और उसी तरह से यहाँ पे आपका w का ऑर्डर क्या है, w का ऑर्डर है आपका n क्रॉस
3 और आपका y का ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस k। तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है यार, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए हमें हमारा क्या मतलब कंडीशन होना चाहिए कि इसका जो आपका कॉलम है इसके रो के इक्वल होना चाहिए। ये बातें जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो ये k का वैल्यू है ये 3 होना चाहिए, और जो ये मैट्रिक्स आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा p क्रॉस k आएगा। यानी यहाँ पे जो आपका p बच रहा है, ये आपका p बच रहा है, ये चीज़ भी मैंने बताए थे आपको कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, और इन दोनों को छोड़ के जो 2 बचेगा वो हमारा ऑर्डर आ जाएगा नए मैट्रिक्स का। ये आपका p क्रॉस k है, p क्रॉस k है, तो इसका आपका ऑर्डर ये आ जाएगा। अब इस वाले को देखते हैं। तो इसका देखिए ऑर्डर मतलब कॉलम 3 है और रो 3 है, यानी ये इक्वल है। और इसका जो ऑर्डर आएगा ये आपका n क्रॉस क्या आएगा, n क्रॉस k आएगा। तो ये आपका 2 मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर आ गया। अब बीच में है प्लस का साइन, तो प्लस में आप लोगों को मैंने बताया था कोई भी 2 मैट्रिक्स को हम लोग तभी ऐड कर सकते हैं जब उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ इसमें अगर 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 होना चाहिए, 6 है तो इसमें भी 6 होना चाहिए। तो इसमें अगर 4 एलिमेंट होगा तो 2 क्रॉस 2 होगा, तो यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए ऐड करने के लिए। अगर ये 4 एलिमेंट है तो 4 क्रॉस 1 भी हो सकता है, और यहाँ तो तब भी यहाँ पे 4 क्रॉस 1 होना चाहिए। यानी जितना जो ऑर्डर आपका यहाँ पे है सेम ऑर्डर आपका इसमें भी होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे आप के तो इक्वल है आपका, यहाँ पे आपका जो कॉलम है वो इक्वल है। तो इसके लिए आप तो ऐड करने के लिए आपको रो भी इक्वल होना चाहिए। तो आपका p इज़ इक्वल टू n भी होना चाहिए, p इज़ इक्वल टू n होना चाहिए। और p इज़ इक्वल टू एक कंडीशन तो आपका a हो गया कि आपका जो ये p है और ये n के इक्वल होना चाहिए, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन k हम कुछ भी ले लें, कोई भी आर्बिट्री ले लें, तो यहाँ पे k अगर 1 ले लें तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, 10 ले लें तो 10 यहाँ भी हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वल ही रहेगा हमेशा, तो हम k कुछ भी ले सकते हैं। तो इससे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आपका देखिए p इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, p का वैल्यू आपका p का वैल्यू आपका n हो जाएगा, p इज़ इक्वल टू n हो जाएगा। और ये आपका पहला क्वेश्चन मतलब पहला जो ऑप्शन है आपका a वो आपका सही ऑप्शन है। यहाँ पे k इज़ इक्वल टू 3 दिया है, तो इसको 3 ना दे के आपका अगर 4 देता तो भी सही होता, 5 देता तो भी सही होता। यानी आपका k कोई भी वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे जो 3 दिया है इस ऑप्शन के हिसाब से इस ऑप्शन के हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर k इज़ इक्वल टू एनी आर्बिट्री भी लिखा रहता तो भी ये सही होता, समझ गए। यानी k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, और इस तरह का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको x, y, z, w और p 4 मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उसका ऑर्डर 2 क्रॉस n, और y का ऑर्डर आपका 3 क्रॉस k, और आपका z का जो ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस p, और आपका जो w का ऑर्डर है n क्रॉस 3 है, और p का p क्रॉस k। तो इसमें आपको बताना है कि अगर n इज इक्वल टू p है, and then the order of the matrix 7x minus 5z।
तो 7x - 5z का आपका ऑर्डर क्या होगा, इसका हमको ऑर्डर बताना है। हमको कंडीशन, पहला कंडीशन क्या दिया गया है, n = आपका p। तो n किस x का, हम x का ऑर्डर क्या है आपका, x का ऑर्डर, और ये आपका z। x का ऑर्डर आपका 2 × n है, और आपका z का ऑर्डर है आपका, z का ऑर्डर है आपका 2 × p, और ये बीच में माइनस का साइन है। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, उससे हमें मतलब है नहीं। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसका इसके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम, अगर आप लोगों को पता ही है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो वो सारे एलिमेंट से जुड़ जाता है, उससे हमें किसी भी ऑर्डर, किसी भी उसका जो कॉलम या फिर रो से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो लेकिन ये जो आपका ये दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि आपका जो x का ऑर्डर है और z का ऑर्डर है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो यानी ये अगर 2 × n है तो ये भी 2 × n होना चाहिए, या फिर अगर ये 2 × p है तो ये भी 2 × p होना चाहिए। और हमें बताया गया है कि n और p इक्वल है, तो जो n और p इक्वल है तो हमें इस जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो इस ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, या तो हम इसको 2 × n लिख दें या फिर 2 × p लिख दें, ये दोनों ही हमारा सही है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है p × 2। ये आपका पहला ऑप्शन सही है या गलत है, आप लोग सोच के बताइए। पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है p × 2, और यहाँ पे आप मैंने लिखा है कि 2 × p। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपका m × m ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। m × n का हम यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये तो हमारा गलत है। और दूसरा है हमारा 2 × n, यानी बी ही हमारा सही ऑप्शन है। बी हमारा इसमें सही ऑप्शन है। इतने ही क्वेश्चन थे आपके 3.2 में। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा आज का लेक्चर। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।